हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, एसएससी, जेई, एई में, ईएससी में। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन एवरेजली पॉपुलेटेड टाउनशिप इज टू बी डिजाइंड फॉर ए मैक्सिमम डेली डिमांड, बी मैक्सिमम अवर्ली डिमांड एंड फायर डिमांड, C average demand, D maximum daily demand and fire demand or maximum hourly demand, whichever is higher. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हम लोग जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम अवर्ली डिमांड, जो भी इसमें से ज़्यादा होती है, whichever is higher. Now question number 2. Population levels over 5 decades of a small town are given below. ठीक, 5 decades की population यहाँ पे given है. Population of the town in the year 2020 by arithmetic increase method will be. हमारे को population in 2020 बतानी है using arithmetic increase method. Okay, so arithmetic increase का formula क्या होता है? Pn equals to P naught plus n x bar. राइट, ये होता है जिसमें x बार क्या होता है? एवरेज होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x बार फाइंड करेंगे। एवरेज क्या होगा? यहाँ से यहाँ 30,000 प्लस यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज है? 60,000 प्लस यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज है? 80,000 प्लस यहाँ से यहाँ तक 70,000 बाय टोटल कितने नंबर्स है हमारे पास? 4। सो x बार क्या आ जाएगा यहाँ से? 60,000। राइट, अब हमको पॉपुलेशन इन 2020 फाइंड करनी है। सो पॉपुलेशन इन 2000 प्लस n क्या होता है? नंबर ऑफ डेकेड्स। सो यहाँ पे हमारे पास 2020 का पूछा है, गिवन किसकी है? लास्ट 2000 की। सो कितने ईयर्स का गैप है? 20 ईयर्स, विच इज 2 डेकेड्स। सो n जो है वो 2 डेकेड्स हो जाएगा। 1 डेकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। सो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू 60,000। सो पॉपुलेशन इन 2020 विल बी 490,000 प्लस 120,000। सो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा 6,10,000। राइट, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now next question. The population of a city in the year 2000 was 82,300. If average percentage increase in population per decade is 35%, the population of the city in the year 2020 estimated geometrical increase will nearly be. अब यहाँ पे हमको geometric increase method use करना है. Now geometric increase का formula क्या होता है? Pn equals to P naught ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 होल टू द पावर n. सो P नॉट लास्ट ईयर 2000 की पॉपुलेशन कितनी गिवन है? 82,300. ठीक, हमारे को पॉपुलेशन 2020 की फाइंड करनी है, मीन्स 2 डेकेड्स का गैप है और जो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर डेकेड कितना है? 35%. सो दिस विल बी होल टू द पावर 2. सो ये इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगी? 1,50,000. So the correct answer is option number C. Match list 1 and list 2 and select the correct answer. So ये conceptual question है, right? हार्डनेस जो है वो हम किस मेथड से फाइंड करते हैं? EDTA मेथड से. ठीक, जिसमें हम इरियोक्रोम ब्लैक टी एज इंडिकेटर यूज करते हैं, EBT. क्लोरीन कैसे फाइंड करते हैं हम? ऑर्थोडोलाइन टेस्ट. नेक्स्ट DO डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ये हम विंकलर्स मेथड से हम फाउंड करते हैं. नेक्स्ट क्लोराइड कंटेंट हम मोहर्स मेथड से फाइंड करते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट सूडो हार्डनेस टू वाटर. सो जो सूडो हार्डनेस होती है वो सोडियम की वजह से पाई जाती है. क्यों? क्योंकि जो मोनोवेलेंट कैटायंस होते हैं वो सूडो हार्डनेस देते हैं. ठीक, मोनोवेलेंट सोडियम क्या है? Na+ है. सोडियम क्या है? Na+ है. सो जो मोनोवेलेंट कैटायंस होते हैं वो सूडो हार्डनेस कॉज करते हैं, और जो पॉलीवेलेंट कैटायंस होते हैं मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो क्या कॉज करते हैं? हार्डनेस कॉज करते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी.
मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। सो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देती हूँ। जो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसके वजह से क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है। और जो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स सोडियम के होते हैं, उससे क्या कॉज होता है, एल्कनिटी और सॉफ्टनेस कॉज होती है। और जो सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये क्या कॉज करते हैं, परमानेंट हार्डनेस। एंड जो आयरन और मैंगनीज के ऑक्साइड होते हैं, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर एंड टेस्ट टू वाटर, ये इम्पार्ट करते हैं कलर एंड टेस्ट टू वाटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 2, 4। ये देखिए, मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन का एक वीडियो डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने टू द पॉइंट बताने की कोशिश की है जो भी कंसेप्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट एम्प्लॉयज इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड एज अ टाइट्रेटिंग एजेंट, ए क्लोराइड, बी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सी हार्डनेस, डी रेसिडुअल क्लोरीन। सो इसका करेक्ट आंसर है हार्डनेस। EDTA टेस्ट जो होता है वो हार्डनेस के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, जिसमें हम EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी एज इंडिकेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय यूजिंग लाइम सोडा प्रोसेस, एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट, सी आयन एक्सचेंज मेथड, डी यूजिंग एक्सेस एलम डोसेज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो जीरो हार्डनेस होती है वो आयन एक्सचेंज मेथड से अचीव की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 impurities to be removed from sewage and list 2 treatment unit used and select the correct answer। impurities है कौन कौन सी हमको रिमूव करनी है, और लिस्ट 2 में क्या है, कौन सा ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं, राइट। सो लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स जो हैं वो स्क्रीन्स के द्वारा रिमूव होते हैं। नेक्स्ट, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर, जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो किसके द्वारा रिमूव होते हैं, ग्रिड चेम्बर। और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर किसके द्वारा रिमूव होते हैं, प्राइमरी कैलिफायर और सेडिमेंटेशन टैंक के द्वारा। डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर ये किसके द्वारा रिमूव होते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर। जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो क्या रिमूव करता है, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लार्ज फ्लोटिंग मैटर वाया स्क्रीन, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर वाया ग्रिड चेम्बर, ऑर्गेनिक मैटर via primary clarifier or sedimentation tank. Next, dissolved organic matter is removed via trickling filter. Next question, the various treatment process in a water treatment plant are filtration, chlorination, sedimentation, coagulation, flocculation. The correct sequence of these process in water treatment is, हमारे को correct sequence बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, coagulation होता है, फिर flocculation होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, फिर क्लोरिनेशन होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। सबसे पहले होगा कोगुलेशन, देन फ्लॉकुलेशन, देन सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन, देन क्लोरिनेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 मैच करना है हमारे को और सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। लिस्ट 1 रैपिड मिक्सिंग यूनिट, फ्लॉकुलेटर, प्रोपेलर मिक्सिंग यूनिट, सेडिमेंटेशन टाइम, इन सब प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। सो इसका करेक्ट आंसर है, रैपिड मिक्सिंग यूनिट में 30 सेकेंड्स लगते हैं, फ्लॉकुलेटर में 30 मिनट्स लगते हैं, प्रोपेलर मिक्सिंग यूनिट में 10 सेकेंड्स लगते हैं, और सेडिमेंटेशन टैंक में सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल होते हैं इसमें। सो इसको 1.5 घंटा लगता है। सो मैक्सिमम टाइम इसमें लगेगा। सो इससे आप ऑप्शंस देख सकते हो किस में 1 है, डी, ए और सी ऑप्शन में डी का आंसर 1 है, ठीक। नाउ रैपिड मिक्सिंग यूनिट मैंने आपको बताया था, उसमें 30 सेकेंड्स लगते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हो एक आंसर 3 है, सो ये ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको 2 के भी टाइम याद है तो ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। रैपिड मिक्सिंग यूनिट में 30 सेकेंड्स लगता है, फ्लॉकुलेटर में 30 मिनट्स लगता है, प्रोपेलर मिक्सिंग यूनिट में 10 सेकेंड्स लगता है, और ये क्योंकि मशीन द्वारा ऑपरेटेड है तो इसमें सबसे कम टाइम लगता है 10 सेकेंड्स। नाउ सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें सेडिमेंट सेटल होते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है। सो इसमें 1.5 घंटा लगता है, 1.5 आवर्स।
Now next question, which one of the following will produce water of higher bacteriological quality? Slow sand filter, rapid sand filter, pressure filter, dual media filter. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर जो होता है इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, अप टू 98 to 99% इसकी इफ़िशियंसी होती है बैक्टीरिया रिमूव करने की। सिंस ये एक स्लो प्रोसेस है तो इसमें बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम रहेगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर बाइंडिंग में ऑकर इन सीवर्स, आर्टिशियन वेल, अरेटर, फिल्टर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिल्टर। फिल्ट्रेशन के टाइम क्या होता है, वाटर अच्छे से पास नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो एयर में क्या हो जाता है, एयर और वाटर के साथ बाइंडिंग हो जाती है। सो एयर बाइंडिंग जो फिनोमिनन है वो फिल्टर में पाया जाता है फिल्ट्रेशन के टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ट्रीटमेंट यूनिट इज स्मिजमुर्ज डेक फॉर्म्ड? ए सेडिमेंटेशन टैंक, बी रैपिड सैंड फिल्टर, सी कोगुलेशन टैंक, डी स्लो सैंड फिल्टर। सचमुच डेक फॉर्म्ड होता है वो फॉर्म्ड होता है स्लो सैंड फिल्टर में। ये क्या होता है, एक डर्ट कवर होता है जो कि बायो लेयर है वो सरफेस में फॉर्म्ड होता है स्लो सैंड फिल्टर के। ये क्यों फॉर्म्ड होता है, ताकि इफेक्टिव प्यूरिफिकेशन हो पाए। और बायोफिल्म क्या होता है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, लार्वा का फिल्म होता है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया अच्छे से रिमूव हो पाते हैं, बायोफिल्म होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में प्लेन सेडिमेंटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, अरेशन है। लिस्ट 2 में क्या है, ये किस लिए यूज्ड होते हैं, डिजॉल्व्ड गैसेस, डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1, फ्लोटिंग सॉलिड, बैक्टीरियल सेल्स। ठीक, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो प्लेन सेडिमेंटेशन में हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होती है। और स्लो सैंड फिल्टर किस लिए यूज़ होता है, बैक्टीरियल रिमूवर के लिए यूज़ होता है, बैक्टीरियल सेल के लिए। अरेशन क्या होता है, डिजॉल्व्ड गैसेस के लिए होता है। सो अगर हम इससे मैच करेंगे, प्लेन सेडिमेंटेशन 1 with 3 एंड सी विथ 5 एंड अरेशन विथ डिजॉल्व्ड गैसेस, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और केमिकल प्रेसिपिटेशन किस लिए यूज़ होता है, डिजॉल्व्ड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए। और अरेशन बेसिकली डिजॉल्व्ड गैसेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, जो कि क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टिपिकल टर्बिड सरफेस वाटर। ये मैंने आपको बताया था, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, देन सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोगुलेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम कोगुलेंट्स का एडिशन करते हैं, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कोगुलेंट्स। फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक साथ एडहर्ड होते हैं, चिपक जाते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, फ्लॉक्स जो बने वो सेटल होते हैं सेडिमेंटेशन में। और फिल्ट्रेशन क्या होता है, हम इसमें रिमूवल करते हैं सेटल्ड फ्लॉक का। सो ये सीक्वेंस फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टेस्ट एम्प्लॉयज फिरॉन इंडिकेटर? ए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी अमोनिया नाइट्रोजन, सी नाइट्रेट नाइट्रोजन, डी फ्लोराइड। सो जो फिरॉन इंडिकेटर है वो COD टेस्ट के लिए यूज होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या क्या दिया है, मैनिंग्स इक्वेशन, डार्सी-वेचबेज इक्वेशन, हार्डी क्रॉस मेथड, रैशनल मेथड। लिस्ट 2 में क्या दिया है, फ्रिक्शनल हेड लॉस एस्टिमेशन इन पाइप फ्लो, सेकेंड सेंट्री सीवर डिज़ाइन, थर्ड स्टॉर्म सीवर डिज़ाइन, फोर्थ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन। सो मैनिंग्स इक्वेशन किस लिए यूज़ होती है, सेंट्री सीवर डिज़ाइन के लिए। जो मैनिंग्स इक्वेशन होती है वो क्या होती है, V = 1/n R⁻²/3 S⁻1/2। ये मैनिंग्स इक्वेशन है, ये किस लिए यूज़ होती है, सैनिटरी सीवर डिज़ाइन के लिए, राइट। नाउ जो डार्सी-वेचबेज इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, हेड लॉस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, FL_V²/2GD, राइट। यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं मैनिंग्स इक्वेशन विथ सैनिटरी सीवेज डिज़ाइन, डार्सी-वेचबेज इक्वेशन विथ फ्रिक्शनल हेड लॉस एस्टिमेशन इन पाइप फ्लो। नेक्स्ट इज हार्डी क्रॉस मेथड इज़ यूज फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन। जब हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तब हम ये हार्डी क्रॉस मेथड यूज़ करते हैं,
लास्ट इज रैशनल मेथड। रैशनल मेथड जो होता है वो स्टॉर्म सीवर डिजाइन के लिए यूज होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, सोनोस्कोप इज यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सोनोस्कोप हम क्यों यूज करते हैं? ए, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वाटर मीटर्स, बी, रेगुलेटिंग द फायर हाइड्रेंट्स, सी, एज रिप्लेसमेंट ऑफ वेंचुरी मीटर, डी, डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीकेज का डिटेक्शन के लिए। सोनोस्कोप क्या करता है? डिटेक्ट करता है साउंड का, एस्केपिंग वाटर का इन वॉल्स, हाइड्रेंट और पाइप जॉइंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अ वेस्ट वाटर सैंपल ऑफ 2 ml इज मेड अप टू 300 ml इन BOD बॉटल विथ डिस्टिल्ड वाटर। इनिशियल डी ऑफ द सैंपल इज 8 mg per liter and after 5 days it is 2 mg per liter. What is its BOD? BOD बताना है हमारे को। BOD का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। BOD एट 5 days किसके इक्वल होता है? DO कंज्यूम्ड इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, ये इसका फॉर्मूला है। सो DO कंज्यूम्ड किसके इक्वल होता है? इनिशियल DO माइनस फाइनल DO इनटू डाइल्यूशन फैक्टर इनटू DF। सो इनिशियल DO कितना है हमारे पास? 8 mg, आफ्टर 5 days 2 mg। सो 8 माइनस 2 इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल जो वाटर सैंपल है 300 बाय 2 ml, सो 6 इंटू 150। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 900 mg per liter. So option B is the correct answer. Now question number 21. A sample of sewage is estimated to have a 5-day 20 degree Celsius BOD of 250 mg per liter. If the test temperature be 30 degree Celsius, in how many days will the same value of BOD be obtained? Given क्या है हमारे पास? BOD for 5 days in 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, राइट? ये किसके इक्वल है? 250 mg पर लीटर। अगर टेस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है सो क्या हो जाएगा? K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। K एट 30 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाएगा? K एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.047 T माइनस 20। सो यहाँ पे T क्या है? 30 हो जाएगा। K 20 1.047 30 माइनस 20। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? K एट 30 ये हो जाएगा 1.583 K एट 20। नाउ गिवन क्या है? BOD सेम रहेगा इस टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस में। सो हम इक्वेट कर देंगे 1 माइनस दोनों के BOD को हम इक्वेट कर देंगे KD इंटू T 5 डेज के लिए है, विच इज इक्वल्स टू L 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 1.583 KD इंटू T। सो अल्टीमेट BOD सेम होता है। सो L से L कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से 10 टू द पावर माइनस KD इंटू 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 1.583 KD इंटू T। सो इसकी कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आ जाए 5/1.583 विच इज इक्वल्स टू 3.16 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्ट वाटर ऑफ अ सर्टेन लार्ज कॉलोनी कंटेन्स 10 टू द पावर माइनस 5.6 मिलीमोल पर लीटर ऑफ OH माइनस आयंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। द pH ऑफ दिस सैंपल इज, हमको pH फाइंड करना। गिवन क्या है हमारे पास? OH माइनस का कंसंट्रेशन गिवन है। कितना गिवन है? 10 टू द पावर माइनस 5.6 मिलीमोल पर लीटर। इसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे। 10 टू द पावर माइनस 5.6 माइनस 3 मोल्स पर लीटर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8.6 मोल्स पर लीटर। हमको फॉर्मूला पता है, POH किसके इक्वल होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। सो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8.6। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.6 इंटू लॉग 10। लॉग 10 क्या हो जाता है? 1। हमको पता है pH प्लस POH किसके इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है और POH की वैल्यू 8.6 है, तो pH क्या हो जाएगा? 14 माइनस 8.6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.4। सो pH कितना आ गया? 5.4। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सीवेज may be disposed of without treatment into a water body if the available dilution is more than 500। ये मैंने आपको
क्विक रिवीजन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के उसमें बताया था कि जो डाइल्यूटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है, कितना हमको डाइल्यूटिंग वाटर रिक्वायर होता है टू दैट ऑफ द सीवेज, ये होता है डाइल्यूशन फैक्टर। जो रॉयल कमीशन है सीवेज डिस्पोजल की, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स ले किए हैं और डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है फॉर अ पर्टिकुलर सीवेज। सो उसमें मैंने बताया था आपको डाइल्यूशन फैक्टर ग्रेटर देन 500 है तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर होगा, राइट। सो बिना ट्रीटमेंट के जब हम सीवेज को डिस्पोज करते हैं तो उसका डाइल्यूशन मोर देन 500 होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, from ecological considerations the minimum level of dissolved oxygen DO necessary in the rivers and stream is 1 mg per liter, 2 mg per liter, 4 mg per liter, 8 mg per liter। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 4 mg पर लीटर होना ही चाहिए रिवर्स और स्ट्रीम्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, when wastewater is disposed of into a running stream 4 zones are formed, in which one of the following zone will the minimum level of dissolved oxygen be formed। सबसे कम जो डीओ होता है ये मैंने बताया था आपको जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में रहेगा, ठीक। इसमें क्या होता है, डीओ बहुत कम हो जाता है, इवन 0 तक चला जाता है। ये एक हैवी पॉल्यूशन स्टेज होता है जहाँ पे वाटर डार्कर हो जाता है देन द जोन ऑफ डिग्रेडेशन इस जोन के कंपैरिजन में। और इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन होता है, फिर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है, फिर जोन ऑफ रिकवरी होता है, फिर जोन ऑफ क्लियर वाटर होता है। सो आपको कई बार सीक्वेंस भी पूछा है तो उस अकॉर्डिंग आप इसको भी याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when sewage enters a flowing river the rapid depletion of dissolved oxygen is due to A, change in temperature in river water, B, the suspended particles in river and waste, C, respiratory activity of aquatic plants in the river, D, microbial activity। So जो सीवेज में जो रैपिड डिप्लीशन होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का वो किसकी वजह से होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सीवेज जो होता है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करता है टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए सीवेज जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करता है। सो इस वजह से जो डीओ है वो रिड्यूस हो जाता है। Next question, what is eutrophication of lakes primarily due to? A, multiplication of bacteria, B, excessive inflow of nutrients, C, increase in benthic organism, D, thermal and density currents। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब न्यूट्रिएंट्स पानी में बढ़ जाते हैं तब यूट्रोफिकेशन होता है। इससे क्या होता है, जो एल्गी बैक्टीरिया है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बढ़ जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का इनफ्लो बढ़ जाता है पानी सतह पर। यूट्रोफिकेशन है वो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, अ ग्रिड चेंबर ऑफ डायमेंशंस 12 मीटर इंटू 1.5 इंटू 0.8 मीटर लिक्विड डेप्थ हैज अ फ्लो ऑफ 720 मीटर क्यूब पर आवर इफ सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम आर रिस्पेक्टिवली। हमको इसमें सरफेस लोडिंग रेट और डिटेंशन टाइम फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास, डायमेंशन लेंथ 12 मीटर, विड्थ 1.5 मीटर। सो सरफेस लोडिंग रेट किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्चार्ज बाय एरिया L इंटू बी। सो 720 बाय 12 इंटू 1.5। सो इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सरफेस लोडिंग रेट। ना डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय क्यू, वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बाय क्यू, डिस्चार्ज। सो लेंथ क्या है 12, विड्थ क्या है 1.5, डेप्थ क्या है, डेप्थ क्या है 0.8 मीटर और फ्लो किसके इक्वल है 720 मीटर क्यूब पर आवर के। सो डेप्थ क्या है 0.8, डिस्चार्ज किसके इक्वल है 720 के। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/50 आवर विच इज इक्वल्स टू 60/50 मिनट विच इज इक्वल्स टू 1.2 मिनट। सो 40 एंड 1.2। और अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर लीटर्स में करेंगे 40,000 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a combined sewerage system is more appropriate for developed areas where A, rainfall occurs for a very few days in a year, B, rainfall occurs almost uniformly throughout the year, C, air temperature are nearly uniform throughout the year, D, air temperature includes extremes during certain days। So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेनफॉल जहाँ पे पूरे साल भर होती है यूनिफॉर्मली, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टू मेन गैसेस लिबरेटेड फ्रॉम एन एनारोबिक स्लज डाइजेशन टैंक वुड इंक्लूड ए अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, सी मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, डी अमोनिया एंड मीथेन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। जो एनारोबिक स्लग डाइजेशन टैंक है उसमें जो गैसेस निकलती हैं, लिबरेट होती हैं, वो CO2 एंड CH4 होती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।